गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के हमारी जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहे हैं उसके हम विभिन्न प्रकार के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि KVS, NVS, DSSB और जो विभिन्न प्रकार के PGT और TGT एग्ज़ाम्स हैं उसमें कई बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो अब तक जो है हमने 900 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस कर चुके हैं और आज जो है हम 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि हमारे 9 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो है पूरे 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि आज जो है हम और 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ कंप्लीट किया था और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं और हिंदी भाषा एवं जो काल विभाजन और नामकरण हुए थे उनके भी प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो है हमने 6000 से भी अधिक प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपके PGT में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक रखिएगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं है, सारे ऑप्शंस गलत है। A, B और C तीनों गलत हैं। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। ठीक याद रखिएगा, शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है नीला चांद। ये भी कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि नीला चांद के लेखक कौन है, तो ये हैं शिव प्रसाद सिंह। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीला चांद जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। ठीक याद रखिएगा, उपन्यास के अंतर्गत आती है नीला चांद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन हैं? यानी कि वो कौन से कवि हैं या कौन से लेखक हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी और वो 3 कहानियाँ इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वो संपूर्ण हिंदी साहित्य में वो उनकी एक अमिट पहचान हो गई। तो वो कौन से साहित्यकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये प्रश्न आया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं? तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद। क्या रखिएगा, प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा निबंधकार जो है ललित निबंधकार नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। ठीक याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। बाकी कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये जो है प्रमुख ललित निबंधकार माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। ठीक याद रखिएगा, राही मासूम रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो वो कौन सी कृति है जिसको अंग्रेजों के द्वारा जो है जब्त कर ली गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुजय वतन। ठीक याद रखिएगा, सुजय वतन जो है इसको जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था एनबीएस पीजीटी में। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक कौन सा है? तो इनमें से जो है मोहन राकेश का लिखित नाटक कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लहरों के राजहंस। ठीक रखिएगा, लहरों के राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB में पीजीटी टीचर हिंदी पेपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। ठीक याद रखिएगा, कबीरदास को जो है सबसे कम महत्व दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के अंतर्गत। यह प्रश्न आपका आया था KVS पीजीटी हिंदी पेपर में। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति जो है हिंदी साहित्य में किस रूप में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक निबंधकार के रूप में। ठीक याद रखिएगा, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति जो है वो एक निबंधकार के रूप में माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका आया था KVS पीजीटी में। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो इनमें से वो कौन सा कहानी है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं माने जाते? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटा जादूगर। ठीक याद रखिएगा, छोटा जादूगर जो है ये मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। तो इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक याद रखिएगा, छोटा जादूगर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि छोटा जादूगर के लेखक का नाम क्या है, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। बाकी आपका बड़े घर की बेटी ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, मिस पद्मा ये भी लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, और ठाकुर का कुआं ये भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जिसके लेखक रामविलास शर्मा माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो है इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। बाकी आपके संस्कृति के 4 अध्याय इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं संस्कृति के 4 अध्याय। राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक याद रखिएगा, श्रीलाल शुक्ल बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये श्रीलाल शुक्ल का। और कविता के नए प्रतिमान इसके लेखक कौन माने गए? तो इसके लेखक माने गए हैं डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक याद रखिएगा, नामवर सिंह ने लिखा है नई कविता के प्रतिमान। और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है नई कविता के प्रतिमान। ठीक याद रखिएगा, एक और ग्रंथ है जिसका नाम है नई कविता के प्रतिमान। तो इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा जो हैं इसके लेखक माने गए हैं नई कविता के प्रतिमान के। और कविता के नए प्रतिमान इसके लेखक माने गए हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कविता के नए प्रतिमान इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, और नई कविता के प्रतिमान इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS पीजीटी हिंदी पेपर में। इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो है रचनाओं के नाम है और सूची 2 में लेखकों के नाम। तो पहला आता है मंगलसूत्र। तो इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र जो है ये अधूरा है। याद रखिएगा, ये जो है अधूरा माना गया है, यानी कि संपूर्ण नहीं कर पाए थे मुंशी प्रेमचंद, अधूरा माना गया है मंगलसूत्र। इसके बाद आता है इरावती। इरावती के लेखक कौन है? तो ये लिखा है
जयशंकर प्रसाद ने, ठीक याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। ये भी जो है अधूरा रचना माना जाता है, ठीक याद रखिएगा। इरावती और मंगलसूत्र ये दोनों जो हैं अधूरे रचनाएं मानी जाती हैं। कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद आता है आवारा मसीहा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक माने गए हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर। ये जो है शरद चंद्र, ठीक याद रखिएगा, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा, और इसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ से जो है कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आता है तमस। तमस जो है इसके लेखक हैं भीष्म साहनी, ठीक याद रखिएगा, भीष्म साहनी। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक माने गए हैं हारे को हरिनाम। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में। राग दरबारी के रचनाकार कौन माने गए हैं? राग दरबारी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें बहुत ही प्रसिद्ध पात्रों के नाम हैं, जैसे कि वैद्य जी, आपने अवश्य पढ़ा होगा, वैद्य जी, रुप्पन बाबू, ये जो है प्रमुख राग दरबारी के पात्रों के नाम हैं। शनिचर, तो विभिन्न प्रकार के पात्रों के नाम राग दरबारी में हैं, और कई बार जो है प्रश्न इनसे जुड़े पूछे जाते हैं परीक्षा में, पात्रों से जुड़े जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि वैद्य जी जो हैं ये किस उपन्यास के पात्र हैं, या रुप्पन बाबू जो हैं ये किस उपन्यास के पात्र हैं, या शनिचर जो है ये किस उपन्यास के पात्र हैं। तो ये जो है राग दरबारी के पात्र माने गए हैं। तो राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो ये हैं श्रीलाल शुक्ल, ठीक याद रखिएगा, श्रीलाल शुक्ल, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष क्या है, यानी कि सही रचना वर्ष क्या है, यहाँ पे आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला आता है सेवा सदन, ठीक याद रखिएगा, सेवा सदन पहले आता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1919, ठीक याद रखिएगा, 1919 में सेवा सदन प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आता है गबन, गबन कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1931 में, ठीक याद रखिएगा, 1931 में प्रकाशित हुई थी गबन। और उसके बाद आता है गोदान, जिसको कि कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है और मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936, ठीक याद रखिएगा, 1936। तो पहले आता है सेवा सदन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1919। उसके बाद आता है गबन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931। और उसके बाद आता है गोदान, जिसका प्रकाशन वर्ष माना गया है 1936। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। राहुल सांस्कृतायन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो राहुल सांस्कृतायन की आत्मकथा का नाम यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरी जीवन यात्रा, याद रखिएगा, मेरी जीवन यात्रा जो है ये राहुल सांस्कृतायन के द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। और यहाँ से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरी जीवन यात्रा किस प्रकार का साहित्यिक रूप या किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आत्मकथा के अंतर्गत, याद रखिएगा, आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। बाण भट्ट की आत्मकथा किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किस प्रकार की विधा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये एक उपन्यास माना गया है, याद रखिएगा, ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आता है बाण भट्ट की आत्मकथा। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक माने गए हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। बनारसी दास जैन ने क्या लिखा है? तो बनारसी दास जैन ने क्या लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी की पहली आत्मकथा, याद रखिएगा,
हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है बनारसी दास जैन ने, और क्या लिखा है, उसका नाम क्या है, तो वो है अर्ध कथानक। याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अर्ध कथानक जो है, ये लिखा है बनारसी दास जैन ने, जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है। तो मात्रा क्रम की दृष्टि से जो है दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोरठा। याद रखिएगा, सोरठा कहा जाता है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है क्या। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विभस। याद रखिएगा, विभस ये आपके भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा प्रश्न है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है, सिंहद्वार। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। याद रखिएगा, सिंहद्वार में जो है तत्पुरुष समास होता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया, ये भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा प्रश्न है ये। तो निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं माना जाता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षेमेंद्र। याद रखिएगा, क्षेमेंद्र जो हैं ये रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं माने जाते हैं, ये औचित्य सिद्धांत। याद रखिएगा, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं क्षेमेंद्र। बाकी ए बिल्कुल सही है, सी और डी बिल्कुल सही है, यानी कि भट्टलोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त, ये तीन जो हैं प्रमुख भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार माने जाते हैं। इसके अलावा एक और विद्वान भी हैं जिनका नाम है भट्ट नायक। याद रखिएगा, भट्ट नायक ये भी जो है एक व्याख्याकार माने जाते हैं रससूत्र के। तो भट्टलोलट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, ये चार महत्वपूर्ण रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। तो भट्टलोलट ने किसका प्रवर्तन किया है, तो इन्होंने किया है उत्पत्तिवाद। याद रखिएगा, इन्होंने उत्पत्तिवाद का प्रतिपादन किया है भट्टलोलट ने। उसके बाद आते हैं शंकुक, इन्होंने किया है अनुमितिवाद। याद रखिएगा, इन्होंने अनुमितिवाद का प्रवर्तन किया है। उसके बाद आते हैं भट्टनायक, इन्होंने किया है भुक्तिवाद। याद रखिएगा, इन्होंने भुक्तिवाद का प्रतिपादन किया है। और उसके बाद आते हैं अभिनव गुप्त, इन्होंने किया है अभिव्यक्तिवाद। याद रखिएगा, अभिव्यक्तिवाद का इन्होंने प्रवर्तन किया है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। तो जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्लेष। याद रखिएगा, श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। तो ये जो है श्लेष अलंकार का डेफिनेशन पूछा गया है, तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है, यानी कि किसने ये कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य परिभाषा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विश्वनाथ। याद रखिएगा, आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 33। याद रखिएगा, 33 जो है कुल संख्या मानी जाती है संचारी भावों की। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए, यानी कि कौन सा जो है गलत विशेषता है
इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ये बिल्कुल गलत है। भाषा किसी भी प्रकार से जो है पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाती, ये जो है अर्जित की जाती है, समाज से सीखा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी भाषा परिवर्तनशील होता है, ये बिल्कुल सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये बिल्कुल सही है। और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है, परंतु बी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टकसाली भाषा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिनिष्ठित भाषा। याद रखिएगा, टकसाली भाषा को जो है परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, देवनागरी लिपि सुधार समिति के, जो गठित हुई थी 1947 में। और किस राज्य में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश। तो तीन प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। अवहट भाषा से तात्पर्य क्या है? अवहट भाषा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिनिष्ठित अपभ्रंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती है या नहीं पढ़ती है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवधी। याद रखिएगा, अवधी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये पूर्वी हिंदी, याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है अवधी भाषा। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। बाकी ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी, खड़ी बोली ये जो है प्रमुख पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संध्या। याद रखिएगा, संध्या। ये प्रश्न आपका आया था कि PGT टीचर हिंदी पेपर में। कालिदास की रचना रघुवंशम किस प्रकार का काव्य माना गया है? तो रघुवंशम जो है ये किस प्रकार का काव्य माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये जो है एक महाकाव्य माना गया है। याद रखिएगा, महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो संस्कृत के किस कवि ने जो है एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। याद रखिएगा, भवभूति ने जो है करुण रस को रसराज घोषित किया था। यहाँ से जो है सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत के किस कवि ने जो है करुण रस को रसराज घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। याद रखिएगा, भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। याद रखिएगा, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ये कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। और वास्तव में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब लिखा था? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये लिखा था 1888 में। याद रखिएगा, 1888 में लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आपका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आंग्ल भाषा में
लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडिसन गिब्स। ठीक है, रखिएगा, पादरी एडिसन गिब्स ने लिखा था स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुम्बन। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि माना है कुतुम्बन को। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं और उनके काल विभाजन और नामकरण, उनसे जुड़े प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न जो है ये भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? तो सिद्धों की साधना में जो है शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान। याद रखिएगा, ज्ञान जो है ये शून्य का पूरक तत्व था। ये प्रश्न आपका आया था भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मरंध्र। याद रखिएगा, ब्रह्मरंध्र जो है ये सही उपयुक्त नाम है। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं माना जाता, संप्रदाय के अंतर्गत नहीं माना जाता है श्री कृष्ण भक्ति का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्व सुखी। याद रखिए, तत्व सुखी जो है ये श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी में। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत कि भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में क्या संगति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है, तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। तो सूफी मत में जो है वर्णित साधकों के 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत कि भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला आता है आचरण, जिसको हम जोड़ते हैं शरीयत के साथ। याद रखिएगा, शरीयत के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद आता है उपासना जो है इसको हम तरीकत के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद आता है सत्यबोध। याद रखिएगा, सत्यबोध, इसको जो है हम मारिफत के साथ जोड़ते हैं। और उसके बाद आता है सिद्धावस्था, इसको जो है हम हकीकत के साथ जोड़ते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। शरीयत जो है ये आचरण का अर्थ है, तरीकत जो है ये उपासना का अर्थ है, हकीकत जो है ये सत्यबोध का अर्थ है, और मारिफत जो है ये सत्यबोध का अर्थ है, और हकीकत जो है ये सिद्धावस्था का अर्थ है। तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना मानी जाती है? तो भक्ति विवेक जो है ये निम्नलिखित में से किसकी रचना मानी जाती है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलुकदास। याद रखिए, भक्ति विवेक के लेखक हैं मलुकदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? तो कबीर की जो वाणी है उनकी वाणियों का संग्रह ये बीजक नामक एक पुस्तक में संकलित है, तो इसके कितने भाग हैं? ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। याद रखिएगा, बीजक के 3 भाग हैं, और बीजक जो है ये कबीर की वाणियों का संग्रह है। और बीजक का संकलन किसने किया था, ये भी कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो बीजक का संकलन किया था या इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं उनके शिष्य धर्मदास। याद रखिएगा,
धर्मदास जो हैं ये बीजक के संकलनकर्ता माने जाते हैं। तो आपका ये जो है बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परम सत्ता। ठीक है, रखिएगा, परम सत्ता का प्रतीक माना जाता है। तो पद्मावत में जो है पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो सूरदास जी को जो है जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव कवि कहा है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? सुजान चरित्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूदन। याद रखिएगा, सूदन इसके रचयिता माने जाते हैं, सुजान चरित्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया है। तो रीतिकाल को जो है कलाकाल नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, रखिए, रसाल इनका उपनाम है। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है इस नाम को इन्होंने दिया था, रीतिकाल को कलाकाल। इसके अलावा जो है श्रृंगार काल नामकरण दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, रखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया था रीतिकाल को। इसके बाद अलंकृत काल नामकरण किया था मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, रखिए, मिश्र बंधुओं ने नाम दिया था अलंकृत काल। ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो श्रृंगार काल नामकरण किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, अलंकृत काल नामकरण किया था मिश्र बंधुओं ने, और कला काल नामकरण किया था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुमकुम। ठीक है, रखिएगा, कुमकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फूलों का गुच्छा। ठीक है, रखिएगा, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है फूलों का गुच्छा। ठीक है, रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? पंचवटी प्रसंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन से कवि माने जाते हैं? तो सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में कौन से कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वियोगी हरि। याद रखिएगा, वियोगी हरि सही उत्तर होगा। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो छायावाद में जो है वक्रता का वैभव मिलता है, तो प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभियंजना। ठीक है, रखिएगा, अभियंजना मिलती है जयशंकर प्रसाद के काव्य में। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वाद में जो है वक्रता का वैभव मिलता है? तो वक्रता का वैभव मिलता है छायावाद में। ठीक है, रखिएगा, छायावाद में मिलता है। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर जो है किसने छायावाद का विरोध किया था?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। ठीक है, रखिएगा, महादेवी वर्मा ने इसका विरोध किया था। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग, ये कहकर जो है उन्होंने इसका विरोध किया था। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बांधो ना नाव इस ठाव बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा, बांधो ना नाव इस ठाव जो है इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहाँ से जो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांधो ना नाव इस ठाव किस प्रकार का साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कविता के अंतर्गत। याद रखिएगा, ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध के किस कविता में नहीं है? तो रहस्य पुरुष का बिंब जो है मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंधेरे में। याद रखिएगा, अंधेरे में। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। प्रयोगवाद की जनदात्री पत्रिका कौन सी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया ये। तो प्रयोगवाद की जनदात्री पत्रिका जो है कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक। याद रखिएगा, तार सप्तक जो है इसकी जनदात्री पत्रिका मानी जाती है प्रयोगवाद की। और इसका प्रकाशन हुआ था 1943 में। याद रखिएगा, 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबू तोताराम। याद रखिएगा, बाबू तोताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति जो है निम्नलिखित में से क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थ निरपेक्षता। याद रखिएगा, अर्थ निरपेक्षता जो है ये उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति मानी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये कथन किसने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई परीक्षा में पूछा गया ये। तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो राग दरबारी का जो है रंगनाथ की वापसी के नाम से नाट्यांतर किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरीश रस्तोगी। याद रखिएगा, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया था? तो ये किया था गिरीश रस्तोगी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। मुद्रा राक्षस के तिलचट्ठा नामक में तिलचट्ठा प्रतीक किसका है? तो मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक से जो है तिलचट्टा प्रतीक किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन माने जाते हैं? तो ठेठ हिंदी, जैसे आपने पढ़ा होगा ठेठ हिंदी का ठाठ, इसके लेखक कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ, इसके लेखक कौन माने गए हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है या कौन से साहित्यकार माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है ठेठ हिंदी में उपन्यास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? कि तो किन दो साहित्यकारों ने जो है अर्धनारीश्वर यानी कि एक ही नाम से जो है दो रचनाएं उन्होंने लिखी हैं? तो वो कौन से साहित्यकार?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु प्रभाकर और दिनकर। याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारेश्वर नाम से 2 रचनाएं लिखी हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धनारेश्वर किसने लिखा है और अगर ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर है तो आप इसको नोट कीजिएगा, और अगर ऑप्शन में विष्णु प्रभाकर का नाम है तो आप जो है इनको नोट टिक कीजिएगा। तो दोनों नाम आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी में, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हिंदी आलोचना में जो है जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। याद किया, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो है सर्वप्रथम हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में प्रयोग किया था। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है जो लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये किस नाम से सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विचार विथि। याद रखिएगा, विचार विथि नाम से ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था एनवीएस पीजीटी में, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया ये। तो गुंडा कहानी जो है प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजाल। याद रखिएगा, इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में गुंडा कहानी संकलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी में, सतह से उठता आदमी की विधा क्या है, यानी किस प्रकार की विधा मानी गई है सतह से उठता आदमी। ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कहानी। याद रखिएगा, ये जो है एक प्रकार का कहानी माना गया है, सतह से उठता आदमी। इसके लेखक कौन है, ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, सतह से उठता आदमी के लेखक कौन है। तो ये लिखा है मुक्तिबोध ने। याद रखिएगा, सतह से उठता आदमी जो है इसके लेखक हैं मुक्तिबोध, और ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है, सतह से उठता आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है। तो कमलेश्वर का मूल नाम क्या माना गया है, या उनका वास्तविक नाम जो है वो क्या माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीरज सक्सेना। याद रखिएगा, कमलेश्वर का जो मूल नाम है वो है नीरज सक्सेना, और कमलेश्वर जो है ये समांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, डॉक्टर नामक कृति किस प्रकार की विधा के अंतर्गत आती है। तो डॉक्टर जो है ये कृति किस विधा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाटक। याद रखिएगा, डॉक्टर जो है ये लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। याद रखिएगा, डॉक्टर नामक नाटक जो है ये लिखा है विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ से जो है देखिए 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि डॉक्टर नामक जो कृति है ये किस विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है नाटक के अंतर्गत, और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सी नहीं मानी जाती है। तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का जो उपन्यास है निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर का ठग। याद रखिएगा, भोजपुर का ठग जो है इसके लेखक पंडित किशोरीलाल गोस्वामी नहीं माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB पीजीटी में, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। हार की जीत, ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। याद रखिएगा, सुदर्शन जो इसके लेखक माने गए हैं हार की जीत के। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हार की जीत जो है ये किस साहित्य रूप या विधा के अंतर्गत आती है। तो ये आती है कहानी के अंतर्गत। याद रखिएगा, ये जो है एक प्रकार का कहानी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में,
लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेखाचित्र। याद रखिएगा, रेखाचित्र। और लाल तारा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है लाल तारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है बाजे पायलिया के घुंघरू। और प्रभाकर जो है इनका उपनाम है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभाकर उपनाम जो है किस लेखक का माना गया है या किस साहित्यकार का माना गया है। तो ये माना गया है कन्हैया लाल मिश्र का उपनाम। तो इसका नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा करने आए थे तो उन पर रचित युवराज की यात्रा शीर्षक किसने लिखा है? शीर्षक से रचना किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंडी प्रसाद सिंह। याद रखिएगा, चंडी प्रसाद सिंह ने लिखा है युवराज की यात्रा, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा पर आधारित है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, KVS NVS, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो आज जो है हमारा 1000 प्रश्न उत्तर सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।